मूवी शुरू होती है और हमें मूवी के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है कि कैसे वर्स्ट एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से दुनिया में इतनी ज्यादा बर्फ पड़ने लगी कि आसपास का सब कुछ ही जम गया और लोगों के लिए नॉर्मल जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि लोग मरने लगे। ऐसे में दुनिया के आखिरी बचे लोग एक ट्रेन में चढ़े और ये ट्रेन पूरा साल हर मिनट हर सेकंड चलती रहती है, कभी नहीं रुकती। और इस ट्रेन के अंदर ही ये जिंदा बचे लोग अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। अब ये ट्रेन जिस रेलवे ट्रैक पर चलती है तो उसका एक राउंड पूरा करने के लिए 1 साल लगता है और इस ट्रेन को बनाने वाले शख्स का नाम विल्फर्ड है। अब यहाँ इस ट्रेन को सेक्शंस में बांटा गया है। फ्री लोडर्स ऐसे लोग थे जो कि बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ गए थे और उनके साथ ट्रेन में बहुत बुरा सलूक किया कि कर्टिस मान जाता है। नैम आगे का डोर खोलता है और जब ये सब लोग आगे वाले कंपार्टमेंट में जाते हैं तो काफी सालों के बाद ये सूरज की रोशनी को देखते हैं। एक लम्हे के लिए इन्हें खुशी होती है मगर फिर सब उदास भी हो जाते हैं ये देख कर कि बर्फ अभी तक हटी नहीं है और सब कुछ वैसे का वैसा ही है। खैर ये सब अब आगे किचन सेक्शन में जाते हैं जहाँ पर मोस्टली फ्री लोडर्स के लिए खाना बनता था। कर्टिस एक कंटेनर को चेक करता है तो देखता है कि उसमें काफी सारे कॉकरोचेस को पकाया जा रहा है, यानी कि आज तक प्रोटीन बार के नाम पर उन्हें जो चीज खिलाई जा रही थी वो कॉकरोचेस थे। यहीं पर कर्टिस को फिर से उस अननोन इंसान की तरफ से लेटर मिलता है जिस पर लिखा था कि वाटर यानी कि आगे वाले सेक्शन में वाटर कंपार्टमेंट्स हैं जो कि ट्रेन के सभी कंपार्टमेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, यानी कि अगर वो किसी तरह से पानी के ऊपर कब्जा कर लेंगे तो वो गार्ड से आसानी से बात कर पाएंगे और उन्हें उनकी मांग की भी पूरी करनी होगी। यहाँ पर हमें यैन की बेटी योना की एक सुपर नेचुरल पावर का पता चलता है कि वो दीवार की दूसरी तरफ देख पाती है। अब जब वो सब दूसरे सेक्शन में जाने के लिए गेट के पास आते हैं तो योना को गेट की दूसरी तरफ बहुत सारे गार्ड्स नजर आते हैं। वो चिल्लाकर अपने डैड को दरवाजा ना खोलने का कहती है मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और यैन ने दरवाजा खोल दिया था और अब दोनों साइड्स में फाइट शुरू हो जाती है जिसमें कि बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ देर के बाद ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है कि वो ट्रेन न्यूयॉर्क बेंचमार्क पॉइंट से गुजरने वाली है, यानी कि ट्रेन में 1 साल और गुजर गया है। दोनों पार्टीज कुछ वक्त के लिए अपनी फाइट रोकते हैं और हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगते हैं। थोड़े आगे ट्रेन बर्फ के एक टुकड़े से टकराती है जिससे कि ट्रेन जोर जोर से हिलने लगती है। तभी योना नैम को नीचे एक पॉइंट दिखाती है जो कि पिछले सालों के मुकाबले में इस साल बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था, यानी कि बर्फ अब हटने लगी थी। नैम कहता है कि इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले वक्तों में ट्रेन से बाहर जा सकते हैं। इसी बीच हम फिर से मेसन को देखते हैं जो कि कर्टिस और बाकी लोगों से कहती है कि 14 साल पहले मिस्टर विल्फर्ड ने तुम सबको यहाँ पर रहने की जगह दी, खाना दिया और अब तुम सब पानी पर कब्जा करके उनके अगेंस्ट जाना चाहते हो। वो उनमें से बहुत से लोगों को मारने का ऑर्डर देती है जिसके बाद सभी गार्ड्स नाइट विजन गॉगल्स पहनकर तैयार होते हैं क्योंकि ब्रिज के थोड़ा दूर ही एक टनल आने वाला था। जैसे ही वो टनल में एंटर करते हैं तो हर तरफ अंधेरा हो जाता है क्योंकि गार्ड्स ने नाइट विजन गॉगल्स पहन रखे थे तो इसीलिए वो इजीली उन सबको देख पा रहे थे और वो अब एक एक करके उन्हें मारने लगे थे। तभी वहाँ पर चैन नाम का आदमी मशालों के साथ आता है और अब रोशनी होने की वजह से वहाँ पर सही फाइट शुरू होती है। चैन यहाँ मेसन के राइट हैंड को बंदी बना लेता है मगर मेसन उसे मरने के लिए छोड़ देती है। इतने में ही एक गार्ड कर्टिस के एक आदमी को पकड़कर उसे सरेंडर करने को कहता है मगर कर्टिस सरेंडर नहीं करता और वो सीधा मेसन को पकड़ लेता है। वो गार्ड कर्टिस के आदमी को मार देता है जिसके बाद योना उसे मार देती है। अब कर्टिस ने मेसन को कैदी बना लिया था और वो उसे विल्फर्ड यानी कि इस ट्रेन के ओनर को बुलाने को कहता है। वो पानी बंद करने की धमकी भी देता है तो इस पर मेसन कहती है कि बेवकूफ लोगों, ट्रेन में पानी आगे के कंपार्टमेंट से आता है जिसे यहाँ सिर्फ रिसाइकल किया जाता है। वो कभी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें भी पानी की जरूरत है। मगर यहाँ पर मेसन कहती है कि वो डायरेक्टली उन्हें उससे मिलवा सकती है। विलियम यहाँ कर्टिस से कहता है कि जब तुम विल्फर्ड से मिलो तो तुम उसकी जबान काट देना क्योंकि वो अपनी बातों से लोगों को बहुत ही मैनिपुलेट करता है। बाकी सब लोग वहीं पर रुकते हैं और कर्टिस के साथ कुछ और लोग
लोग आगे जाने का डिसाइड करते हैं। वो मेसन के सर पर जूता रखकर उसके साथ एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं। अब कर्टिस, एंड्रियोस, तानिया, नैम, योना और ग्रे नाम का एक बंदा मेसन के साथ आगे जाता है। अब डिफरेंट कंपार्टमेंट से गुजरकर वो आगे बढ़ रहे होते हैं और हम देख पाते हैं कि आगे के कंपार्टमेंट्स में कितनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं। एक जगह वो लोग डिनर करने के लिए रुकते हैं। मेसन सबके लिए सुशी ऑर्डर करती है और बताती है कि उनके एक्वेरियम में लिमिटेड फिशेस रखी जाती हैं ताकि बैलेंस बना रहे। अब मेसन जब सुशी खाने लगती है तब कर्टिस उसे रोकता है और उसे वही प्रोटीन बार खाने को कहता है जो कि वो लोग सालों से खाते आ रहे हैं। थोड़ा आगे जाकर वो एक स्कूल कंपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर अमीरों के बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम देख पाते हैं कि कैसे टीचर्स उन्हें गरीब लोगों के बारे में बता रही थी कि वो अच्छे लोग नहीं होते और विल्फर्ड को उनका मसीहा बताती है। कर्टिस यहाँ पर एक सीसीटीवी फुटेज को भी देखता है जो कि ट्रेन के डिफरेंट एरियाज में लगा था। यहाँ तानिया टिमी की फोटो दिखाकर बच्चों से पूछती है कि क्या किसी ने इस बच्चे को देखा है। एक बच्चा कहता है कि हाँ। अब यहाँ पर टीचर उन सभी बच्चों को ट्रेन से बाहर देखने के लिए बोलती है। वो उन्हें कुछ लोगों को दिखाती है जिन्होंने कुछ साल पहले ट्रेन से निकलने की कोशिश की थी, लेकिन बाहर निकलती ही वो जम गए और उनकी लाशें आज तक वहीं पर मौजूद हैं। इस पर टीचर कहती हैं कि अगर ये ट्रेन रुकी तो हम भी मर जाएंगे, बाहर निकले तो हम भी फ्रीज हो जाएंगे, ये ट्रेन ही हमारा घर है। तभी एक आदमी ट्रॉली लेकर बच्चों के लिए एग्स लेकर आता है और कर्टिस को भी एक एग देकर चला जाता है। फिर वही बूढ़ा वायलिनिस्ट वहाँ आकर सबके लिए पियानो प्ले करने लगता है। अब वो आदमी अंडे की ट्रॉली लेकर पीछे के सेक्शन में भी जाता है जहाँ गरीब लोग उन एग्स को देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि एग्स और चिकन्स तो कब का खत्म हो चुके हैं। तभी अचानक वो आदमी अपनी ट्रॉली से एक गन निकालकर वहाँ के सभी लोगों को मारने लगता है। उस ट्रॉली में से और भी बहुत सारी गन्स थी जिनको वहाँ पर कैद किए हुए गार्ड्स उठा लेते हैं और गरीब लोगों को मारने लगते हैं। उधर टीचर भी अपनी गन निकालकर वहाँ पर फायरिंग करने लगती है। तब कर्टिस चाकू फेंककर उसे मार देता है। इसके बाद कर्टिस सीसीटीवी फुटेज में देखता है कि विलियम को गन पॉइंट पर रखा हुआ है जहाँ पर गार्ड्स का इंचार्ज फ्रैंक को विलियम के सर पर गोली मारता है। विलियम को मारता देखकर कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में मेसन को गोली मार देता है। कर्टिस और बाकी सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़कर वो देखते हैं कि अमीर लोगों के लिए कितनी ज्यादा फैसिलिटीज हैं। उनके पास अपना एक डेंटिस्ट है, ब्यूटी पार्लर है, स्विमिंग पूल है और साथ में सोने के लिए एक अलग कंपार्टमेंट है। लेकिन गरीब लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं। आगे बढ़कर नैम को दरवाजा खोलने में थोड़ी सी देर हो जाती है जिसकी वजह से गार्ड्स वहाँ पहुँच जाते हैं और उनमें फिर हाथापाई हो जाती है। मगर इसी बात का फायदा उठाकर कर्टिस फ्रैंको के दिल पर एक डैगर मारता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। यहाँ डेव और टिमी भी अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ तानिया भी इस लड़ाई में अपनी जान गंवा देती है, लेकिन मरने से पहले वो डेव को टिमी की फोटो देखकर उसे ढूंढने के लिए कहती है। उधर नैम, योना और कर्टिस आगे बढ़ रहे होते हैं। एक क्लब से गुजरने के बाद वो लोग इंजन वाले एरिया में आ जाते हैं जो कि विल्फर्ड का ठिकाना था। वहाँ पहुंचकर नैम उस दरवाजे को खोल नहीं पाता है जिसकी वजह से कर्टिस काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर उस पर बार बार हिट करता है। थक जाने के बाद जब वो बैठ जाता है तो नैम उसे एक सिगरेट देता है। सिगरेट पीते वक्त यहाँ पर कर्टिस नैम को अपनी स्टोरी बताता है। वो बताता है कि जब 18 साल पहले पहली बार वो लोग इस ट्रेन में चढ़े थे तो उनके पास एक मंथ तक कोई भी खाने पीने का सामान नहीं था। लोग इतने ज्यादा भूख से पागल हो गए थे कि वो एक दूसरे को ही काट कर खाने लगे थे। बच्चे सबके फेवरेट होते थे क्योंकि वो काफी टेस्टी थे, इसीलिए लोग बच्चों को ज्यादा प्रेफर करते थे और उन्हें काट कर खाते थे। वो बताता है कि एक दिन एक आदमी एक बच्चे को काटने के लिए आगे आया। तब एक दूसरे आदमी ने अपना हाथ काट कर उसे खाने के लिए दिया और ये देखकर बाकी लोग भी अपने हाथ पैर काट कर दूसरों को खाने के लिए देते रहे। उसके एक मंथ बाद ही विल्फर्ड ने सभी को प्रोटीन बार देना शुरू किया जिस वजह से एक दूसरे को काट खाने का ये सिलसिला खत्म हुआ। यहाँ पर कर्टिस रोने लगता है और कहता है कि जिस आदमी ने उस दिन उस बच्चे को खाने की कोशिश की थी वो और कोई नहीं बल्कि वही है और वो बच्चा एडगर था। कर्टिस कहता है कि उसे विल्फर्ड से जवाब चाहिए कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्हें इतना खाना भी नहीं दिया कि वो एक दूसरे को खाने पर ही मजबूर हो गए। और यहाँ पर नैम भी उसे अपना प्लान बताता है। नैम बताता है कि असल में उसे क्रोनल अपने नशे के लिए नहीं चाहिए था बल्कि क्रोनल एक हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है जिसको वो एज अ बॉम्ब की तरह यूज कर सकते हैं। वो बताता है कि पिछले 18 सालों से वो उस
एरिया को ऑब्जर्व कर रहा है और इस बार उस एरिया से बर्फ छट गई है, यानी कि वो एरिया इस बार उनको काफी क्लियरली नजर आ रहा है, यानी कि वो इस ट्रेन से निकलकर बाहर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अब जैसे ही नैम क्रोनल को एक्सप्लोर करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर विल्फर्ड की सेक्रेटरी आ जाती है, जो कि उसे शूट करके कर्टिस को विल्फर्ड के पास लेकर आती है। और यहाँ हम पहली बार विल्फर्ड को देखते हैं और यहाँ कर्टिस विल्फर्ड से भी मिलता है। विल्फर्ड से मिलकर उस पर ये शॉकिंग बात रिवील होती है कि ये सब कुछ विल्फर्ड का ही किया धरा है, यहाँ तक कि उसे जो मैसेजेस आते थे वो भी विल्फर्ड खुद ही भेजा करता था। विल्फर्ड कहते हैं कि जब भी ओवर पॉपुलेशन होती है तो कुछ ड्रास्टिक मेजर्स लिए जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। विल्फर्ड कर्टिस को कहता है कि तुम पहले इंसान हो जो कि इस ट्रेन के सभी डब्बों में चला है। विल्फर्ड कहता है कि हर 4-5 सालों में ऐसा रेवोल्यूशन बहुत ही जरूरी है। अगर मैं तुम लोगों को ऐसे ही खाना देता रहा तो तुम लोगों की जरूरतें और भी बढ़ती रहती, तुम लोग बच्चे पैदा करते और यहाँ पर आबादी को बढ़ाते, और मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता था। और मैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पर बिलीव रखता हूँ, जिसके मुताबिक जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सिर्फ उसी को जीने का हक है। इसके बाद विल्फर्ड फोन मिलाता है और उस एगमैन से कहता है कि 75% लोगों को मार दो, जिसके बाद वो एगमैन 75% गरीब लोगों को मार देता है। कर्टिस उनके चिल्लाने की आवाज सुन रहा था, उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। विल्फर्ड कहता है कि तुम लोग गरीब बहुत ज्यादा हो और रिसोर्सेज बहुत कम है, इसीलिए ऐसा ड्रास्टिक मेजर लेना बहुत ही जरूरी था। यहाँ कर्टिस विल्फर्ड को अपनी सीट भी ऑफर करता है, क्योंकि उसकी अब एज हो गई है और उसे कोई चाहिए जो उसकी सीट अब संभाल सके। उधर योना और यम अभी तक दरवाजे को खोलने में ही बिजी थे तब फर्स्ट क्लास के लोग उन पर हमला करने के लिए आगे आते हैं। फ्रैंको यम से लड़ने के लिए आता है और इसी बीच उनकी फाइट के दौरान योना जल्दी से उस एक्सप्लोजिव को ट्रेन के एक डब्बे के पास लगा आती है। वो जल्दी से जाती है कर्टिस से वो माचिस मांगने के लिए जो सिगरेट जलाने के लिए यम ने उसे दिया था। तभी वहाँ इंजन एरिया से कर्टिस को एक बच्चे की आवाज आती है। कर्टिस जब वहाँ पर झांक कर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर असल में टिमी है। उसे पता चलता है कि जब इंजन में खराबी आई थी तो विल्फर्ड ने गरीबों के बच्चों को यहाँ लाकर काम करने के लिए रखा था। इससे कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि अमीरों के भी बच्चे थे, लेकिन काम करने के लिए उसने सिर्फ गरीबों के बच्चों को ही चुना था। इस पर वो गुस्सा होकर उसे एक जोरदार पंच मारता है। इसी बीच योना भी उस एक्सप्लोजिव में आग लगा देती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ट्रेन के सभी कंपार्टमेंट्स दूर दूर जाकर गिरते हैं। ट्रेन के अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय योना और टिमी के। वो दोनों पहली दफा ट्रेन से बाहर आते हैं और बाहर आकर वो देखते हैं एक बेयर को, जो कि अभी जिंदा था, जिसका मतलब ये था कि अर्थ अब रहने लायक हो चुका था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब बात करें मूवी की स्टोरी की, तो ये ट्रेन ह्यूमन सोसाइटी को दर्शाता है कि जैसे कि ह्यूमन सोसाइटी में एक तरफ अमीर क्लास यानी कि अपर क्लास है और दूसरी तरफ गरीब लोग हैं। अमीर लोग हमेशा से गरीब को कंट्रोल करते हैं और गरीबों में से सालों में से ही कभी कभार रेवोल्यूशन होता है, जिसमें भी अगर 50 लोग रेवोल्यूशन के लिए आगे आते हैं तो कोई एक ही एंड तक पहुंच पाता है, क्योंकि अमीर लोग कभी भी उन्हें आगे नहीं आने देते। वो कभी नहीं चाहते कि उनसे ज्यादा कोई आगे जाए और इस तरह से अमीर हमेशा अमीर और गरीब हमेशा ही गरीब रहता है।